हम कनाडा से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र जन्नत से यानी कनाडा से। नाजरीन, कल की वीडियो में आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी कि हम कनाडा से जा रहे हैं, लेकिन व्लॉग अधूरा था क्योंकि आपको जाने की वजह ही नहीं बताई थी और फिर हवाई सफ़र भी नहीं दिखाया था, पीआईए एयरलाइन का रिव्यू भी नहीं दिया था क्योंकि वैसे ही इतनी लंबी वीडियो बन गई थी। तो सोचा था कि ये मैं सीरीज़ बनाता हूँ और पार्ट बाय पार्ट आपको सारे सफ़र की कहानी सुनाई जाएगी। तो फ़्लाइट थी 1 या सवा 1 बजे, मतलब टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से जहाज़ ने उड़ना था इस्लामाबाद के लिए। तो पीआईए की फ़्लाइट हमने बुक करवाई थी क्योंकि पीआईए नॉन स्टॉप जाती है और ये बहुत बड़ी सहूलत रहती है क्योंकि बच्चों के साथ नॉन स्टॉप सफ़र ज़्यादा बेहतर है। बीच में अगर रुकना पड़े तो एक तसलसल बरकरार नहीं रहता और सफ़र भी बहुत तवील हो जाता है। वैसे ही कनाडा पाकिस्तान से इतना दूर है, वो कहते हैं ना पोल्स अपार्ट, मतलब ज़मीन गोल है तो उसके एक सिरे पर पाकिस्तान है तो समझें कि 180 डिग्री के बाद दूसरे सिरे पर कनाडा है। इतना समझ लें कि दूर है। तो 14 घंटे लगते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट पर भी। पीआईए का ये है कि जल्द से जल्द पहुंचा तो देती है, लेकिन 14 घंटे बैठे रहने से घुटनों में दर्द हो जाता है और इंसान उकता जाता है। जब मैंने पाकिस्तान से कनाडा का सफ़र किया था तो पहले 3-4 घंटे तो बंदा ठीक ही रहता है क्योंकि उससे पहले मैं दुबई से पाकिस्तान आने जाने का आदी था। वो तो 2 घंटे में बंदा पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता, खाते पीते और थोड़ी बहुत वीडियोस देखते गुजर जाता है वक्त। लेकिन कनाडा का जो सफ़र है, चाहे पाकिस्तान से कनाडा जाना हो या कनाडा से पाकिस्तान, तो 14 घंटे गुजारने इतने मुश्किल हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि नॉन स्टॉप फ्लाइट मिल गई थी। तो हम सुबह सुबह ही चले थे क्योंकि सवा 1 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम 3-4 घंटे के मार्जिन से निकले थे और गाड़ी में सारे बैग्स मैंने रात को ही लोड कर लिए थे ताकि सुबह के लिए कोई काम ना रह जाए। बल्कि मैंने गाड़ी का पेट्रोल भी फुल कर लिया था एंड वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि सुबह हम बस निकलें और वक्त से पहुंच जाएं क्योंकि कुछ पता नहीं होता। 401 हाईवे पर जाते जाते भी काफ़ी रश हो सकती है। कभी कभार खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट्स हुए हुए होते हैं तो रोड क्लोजर्स होते हैं, तो हम कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम तकरीबन 3.5 से 4 घंटे के मार्जिन से ही निकले। फिर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बैग्स को ऑफलोड करके ट्रॉलीज़ में लेकर अंदर जाने में और पार्किंग करते करते भी मुझे तो ठीक ठाक ही वक्त लग जाता है क्योंकि पार्किंग भी इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि सारी जगह एक ही जैसी लगती है। बंदे का दिमाग घूम जाता है, समझ नहीं आती कि कहाँ गाड़ी पार्क की थी। पहले तो गाड़ी पार्क करने का स्पॉट ही ढूंढना इतना मुश्किल होता है क्योंकि जितने पार्किंग स्पॉट से सभी फिल्ड अप थे। तो इतना ढूंढने के बाद तकरीबन 20-25 मिनट मुझे लगे ढूंढते हुए। मीनवाइल हिना की कॉल आई कि बिलाल आप कहाँ रह गए हैं, क्योंकि वो बैगेज का चेक इन शुरू हो गया हुआ था। हालांकि हम थोड़ा सा वक्त से पहले पहुंचे थे, लेकिन जब हम पहुंचे तो हमारे पहुंचने के साथ ही आनन फानन इतनी लंबी कतार लग गई थी लोगों की कि बयान से बाहर है। शायद इस वजह से भी कि बहुत से लोगों ने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था ईद के लिए जाने का, तो ये वाली फ़्लाइट पूरी तरह से फिल्ड अप थी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप टर्मिनल 3 पर जाते हैं तो कैसे आप पार्किंग एरिया में जाते हैं। शुरू में आपको टिकट लेना होता है और फिर वो लीवर ऊपर होता है तो आप अंदर जाते हैं। तो पहले मैंने हिना को और बच्चियों को और लगेज को उतार दिया था ताकि यहाँ से वहाँ लेकर ना जाना पड़े क्योंकि वो काफ़ी लंबा फिर डिस्टेंस हो जाता है। फिर ट्रॉलीज़ भी कभी मिलती हैं कभी नहीं। कुछ लोग जो एयरपोर्ट से आते हैं, अराइव होते हैं और कनाडा में उनको आना होता है तो वो अपनी ट्रॉलीज़ यहाँ तक लेकर आते हैं, तो वो कभी नज़र आ जाती हैं ट्रॉलीज़, वरना यहाँ पर ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने पहले ही उनको उतार दिया था वहाँ। तो हिना सामान और बच्चियों को लेकर अंदर चली गई थी टर्मिनल में और फिर मैं यहाँ पार्क करने के लिए आया था। जब आया तो देखा कि कोई स्पॉट ही खाली नहीं था और बस एरोज़ को मैं फ़ॉलो करता जा रहा था जहाँ जहाँ जैसे लिखा हुआ था कि पार्किंग की तरफ, क्योंकि अगर दूसरा एरो फॉलो करें तो वो आपको एग्ज़िट पर ले जाता है। तो आई जस्ट केप्ट ऑन सर्चिंग जहाँ वो पार्किंग की तरफ लेकर जा रहा था कि कोई स्पॉट खाली मिल जाए।
तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब पूरी फैमिली कनाडा से जा रही होती है तो एक स्पॉट बुक कर लेते हैं और उस पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर जब कनाडा वापस आते हैं तो अपनी गाड़ी को वहीं से लेकर निकल जाते हैं घर की तरफ। तो वो भी काफ़ी सहूलत रहती है कि गाड़ी आपकी यहीं खड़ी हुई है और आप यहीं से लेकर वापस चले जाते हैं घर की तरफ। एनीवे काफ़ी ढूंढने के बाद जब मुझे पार्किंग स्पॉट मिला तो मैंने गूगल मैप्स पर उसकी लोकेशन को पिन कर लिया। उस के साथ जो पिलर था उसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट और डिजिट लिखा हुआ था, आई थिंक दैट वाज 2C, तो उसको मैंने उसकी भी पिक्चर ले ली थी। फिर इस सारे रास्ते की पिक्चर मैंने ले ली थी और वीडियो बना रहा था ताकि पता रहे कि कहाँ गाड़ी खड़ी की है। तो यहाँ मैं टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ और अभी वक्त हो गया था तकरीबन 10:15 का। और जब मैं अंदर पहुंचा तो आप देख सकते हैं ये जो सारे लोग जा रहे हैं ये PIA के मुसाफिर हैं और यहीं हिना, जोहा और जीनिया भी खड़े हुए थे। तो कल जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि बिलाल भाई क्यों जा रहे हैं, आप तो कहते हैं कि कनाडा जन्नत है, तो फिर आखिर आप क्यों जा रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है जाने का। You like Pakistan better, Canada better? Pakistan. Pakistan better? Yeah. तो असल में पिछले साल भी गए थे ना जोहा और जीनिया, इनको इतना ज़्यादा मज़ा आया था। तो जीनिया कह रही थी कि मुझे पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है। वैसे ही मैंने उससे सवाल किया कि उसको कनाडा और पाकिस्तान में से ज़्यादा कौन सा मुल्क पसंद है। तो बाद में ये कह रहा था कि लोग कह रहे थे बिलाल भाई आप क्यों जा रहे हैं, क्या सब लोग जा रहे हैं, टिकट कितने का मिला। तो उन सारे सवालों का आपको मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और कमेंट्स में प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गया कौन कौन। तो हिना और जोहा और जीनिया गए हैं, मैं नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया वो आपको बताता हूँ, लेकिन जब बैगेज चेक इन करवा लिया था उसके बाद जीनिया ने वो रोना शुरू किया मुझे देख के कि आपको बता नहीं सकता। हालांकि उसका माइंड मेकअप मैंने किया हुआ था कि बाबा इज़ गोना बी अवे बट इट्स ओके, लेकिन जाते जाते फिर वो रो के ही दी। तो जब हम सामान चेक करवा रहे थे ना तो उस वक्त बैग रखते हुए वो कह रही थी कि जो पेरेंट्स नहीं जा रहा वो अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करे। तो मैंने अपना नाम, ईमेल एड्रेस और नंबर और सारी चीज़ें उनको दी थी। तो वो वैसे भी पेरेंटल कंसेंट लेते हैं जब एक पेरेंट जा रहा होता है कि दूसरे की मर्ज़ी है या नहीं, तो वो भी होता है चक्कर। यहाँ उनको मैंने अंदर भेज दिया हुआ था और मैं यहाँ शीशे से देख रहा था बाहर का मंज़र। तो जहाज़ों के सामान वगैरह लोड हो रहे थे। तो बात हम ये करते हैं कि मैं क्यों नहीं गया। तो मैं दरअसल इस वजह से नहीं गया क्योंकि ये वक्त काफ़ी अनसर्टेन है। आपको पता है कि ग्लोबल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं। तो अगर कनाडा से आप जाते हैं ना तो यहाँ के भी इतने सारे मामलात हैं कि जब तक ये आप सर्टेन ना हो कि आप वापस कब आएंगे, आ भी सकेंगे अपनी डिसाइडेड डेट पर या नहीं, तब तक जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको पता है कि अभी कैसा क्राइसिस आया हुआ है दुनिया भर में। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं करवा भी लूँ टिकट तो वापसी पर मुझे जहाज़ मिले ना मिले मेरे डिसाइडेड डेट पर, फिर यहाँ तो काम का हर्ज होता है और बहुत से मामलात होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पीछे मुझे रेंट भी देना है, हर किस्म के फाइनेंशियल मैटर्स चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि दिस प्रॉबली इज़ नॉट द राइट टाइम। लेकिन बच्चियों को मैंने इस वजह से ज़रूर भेज दिया, हिना को भी, कि देखें ईद का मौका आ रहा है और ईद होती है बचपन की। अगर मैं ख़ुद भी अपनी बचपन पर नज़र दौड़ाऊँ तो वही ईदें थीं जिनकी यादें हैं मेरे जहन में कि कितनी एक्साइटमेंट होती थी ईद के आने की। जो कपड़े लिए हुए होते थे वो बार बार मैं पहन कर देखता था, लेकिन मैं कोशिश करता था ज़्यादा देर के लिए ना पहनूं ताकि शो ख़त्म ना हो जाए। और वो दिन आने से पहले ट्राई कर कर के देख के भी मैं किसी के सामने नहीं जाता था कि शो ख़त्म ना हो जाए, सबको ईद के दिन पता चले कि मैंने क्या ख़रीदा है या मुझे क्या लेकर दिया गया है। खुद तो क्या ही ख़रीदना था उस वक्त। और फिर ईदी मिलने की कितनी एक्साइटमेंट होती थी, सब ने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने होते थे और लड़कियों ने मेहंदी, चूड़ियाँ वगैरह, फिर ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे, फिर
रिश्तेदारों के घर जाते थे, वो हमारे घर आते थे, सब खाना खाते थे, फिर गाँव जाते थे। तो वो सारी यादें सिर्फ़ बचपन में ही बनती हैं और ये सारी उम्र के लिए इंसान के कॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। तो यहाँ कनाडा का जो लाइफ़स्टाइल है, इसमें तो जैसे हमारी फ़ैमिली है, सिर्फ़ मैं और हिना ही हैं बच्चियों के साथ, तो ईद इज़ नो डिफरेंट दैन अ रेगुलर डे। क्योंकि बच्चों ने तो ज़ाहिर है मस्जिद भी नहीं जाना, मैं तो चलो फिर नमाज़ पढ़ाऊँगा। तो इसके अलावा इनके लिए तो ईद ऐसे ही है जैसे कोई भी दिन होता है। तो मैं ये चाहता था कि इनकी अच्छी यादें बन जाएँ, इनका भी बचपन है, देखते ही देखते वक़्त गुज़रता जा रहा है, आनन-फ़ानन पता भी नहीं चलता कैसे दिन रात में बदलती है और फिर अगली सुबह आ जाती है, दिन हफ़्तों में हफ़्ते, महीनों में महीने, सालों में बदलते जा रहे हैं और सब बड़े हो रहे हैं, बड़े बूढ़े हो रहे हैं। तो गुज़रते वक़्त में यही वक़्त है कि आपको जैसे ही मौका मिले तो आप यादें बनवा लें। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग गुड मेमोरीज़ बिकॉज़ वक़्त तो गुज़र जाता है लेकिन फिर आपके पास अच्छी यादें रह जाती हैं। तो इनके उस एक्सपीरियंस के लिए मैंने सोचा कि इनको भेजा जाए। फिर इट्स ऑल्सो आई थिंक अ वेरी एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम एजुकेटिव जर्नी जो पाकिस्तान से ये होकर आती है, बिकॉज़ अगर आप टोटली इधर बाहर के ही कल्चर में रखेंगे बच्चों को तो वो बिल्कुल ही नाआशना हो जाएंगे अपने रूट्स के साथ, अपने ओरिजिनल कल्चर से, और उनको आदत ही नहीं रहेगी बिल्कुल लोगों की। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा मुल्क है, कितना खुला, लेकिन आपको हार्डली कोई बंदा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो बस इसी लाइफ़स्टाइल के आदी हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छी सीख दी जाए और समझ दी जाए उनके ओरिजिनल कल्चर की भी। तो वहाँ जाती हैं तो सब लोगों से मिलती हैं, इवन जब वापस आती हैं तो क्योंकि यहाँ जब रह रही होती है ना तो कॉन्स्टेंटली इंग्लिश माहौल में रह रह के खुद भी वो अंग्रेज़ी बोल रही होती हैं। लेकिन जब कनाडा से लास्ट टाइम वापस आई थी तो उसके बाद ज़ीनिया की भी उर्दू काफ़ी साफ़ हो गई थी और वो बड़े-बड़े जुमले आसानी से बोलने लग पड़ी थी। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ये बच्चे खुद से पिक कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो मैं चाहता था कि इनको एक होलसम किस्म का एक्सपीरियंस मिले ताकि इनके लिए भी अच्छी यादें बने और ये काफ़ी कुछ वहाँ से सीख कर आएँ। तो ये एक मेन वजह थी। जाने का तो मेरा भी प्रोग्राम था लेकिन उसके बाद जब ये हालात बने तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं है मेरे लिए जाना, क्योंकि चला तो जाऊँगा फिर वापस ना आ सका वक़्त पर तो क्या होगा। पीछे तो बहुत से मामलात देखने होते हैं और यहाँ तो डॉलर्स में खर्चे करने पड़ते हैं, तो फिर कमाना पड़ता है तो फिर इंसान खर्च भी कर सकता है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह फिर जाऊँगा, फ़िलहाल मैं इन्हीं को भेज देता हूँ। तो एक सवाल का जवाब देना रह गया इस वीडियो में कि ये टिकट्स कितने के मिले थे, हमने कब लिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी बन गई है कि अगर सारे सवालों के मैंने जवाब इसी में दे दिए तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको बोर भी तो नहीं करना। तो इंशाल्लाह मैं बाकी सवालों का जवाब आपको पार्ट 3 में दूँगा। एक तो ये कि ये टिकट कितने का आया था, कब लिया था, और दूसरा ये कि जो भी आप क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछेंगे उनके जवाब भी इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 3 में दे दूँगा। मज़ीद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सामान लेकर जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, कौन-सा लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते, क्या हमारी कोई चीज़ निकाली गई, तो उस बारे में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट जब बनाऊँ तो इंशाल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँ। लेकिन मैंने वीडियो अपलोड कर दी तब भी आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस ना किया हुआ। तो आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो अपलोड होते साथ आप नोटिफाई हो जाएं और फिर आप वीडियो देख सकें। तो ये फिर बस मैं वापस जा रहा था घर की तरफ, उनको तो मैंने भेज दिया था। मेरा भी दिल काफ़ी भारी हो रहा था और रोज़ा मैंने रखा हुआ था, बस गाड़ी में मैंने नातें लगा दी थी। तो हिना जाने से पहले बहुत सारे खाने बनाकर फ्रीज़ करके गई हुई थी। वापस जब मैं घर पहुंचा तो उसके बाद मैंने एक क्विक सी अफ्तारी बनाई। तो अफ्तारी बना तो ली लेकिन दिल भारी सा हो रहा था क्योंकि सारे रोज़े सबके साथ गुजारे थे तो ये पहला अकेला गुजार रहा था मैं। मुझे आज सख्त भूख लगी हुई थी, इस वजह से आज मैंने होम बफे बनाया है। ये देखें, ये है करेला। ये कि मुझे इतना रोज़ा लगा हुआ है मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा था करेला। और ये
उस स्टाइल में मैंने बनवाया है। एक बार मैंने दुबई में खाया था ये अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर एक रेस्टोरेंट पर। उस दिन से मुझे करेलों से इश्क हो गया था। वो इतने मज़े के मुझे करेले लगे थे। उसमें बहुत सारा टमाटर होता है और खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी होती है। तो ये उस स्टाइल में मैंने बनवाया है। ये मुझे खाए हुए 8 साल हो गए हैं। 8 साल से भी ज़्यादा। मैंने 2016 में खाए थे दुबई में वो। लेकिन मुझे वो इतने पसंद आए थे, 10 साल हो गए हैं कि तब से करेला मैं बहुत शौक से खाता हूँ। साथ में मैंने ये चपातियाँ ली है, ये रेडीमेड हैं। ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। मतलब आज भूख बहुत लगी हुई थी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा कि जो सेटिस्फैक्शन घर पे अफ्तार करके होती है वो बाहर से नहीं होती। ये बहुत ज़बरदस्त फ्रूट चाट है। ये दही भल्ले। एक इसमें मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, इसके ऊपर अगर आप पाइन नट्स डालें ना, जैसे मैंने ये डाले हुए हैं, इसको चलगोज़े कहते हैं। पाकिस्तान के चलगोज़े लंबे लंबे से होते हैं, यहाँ पर ज़रा ओवल शेप में होते हैं, लेकिन दे आर फुल ऑफ फ्लेवर। मतलब शायद ये सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल ड्राई फ्रूट होता है, पाइन नट्स। ये मैं कोस्को से लाया था। तो ये आप इनके ऊपर स्प्रिंकल करके, और साथ में ये मैंने इमली की चटनी डाली हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची नटीनेस आ जाती है इसकी वजह से दही भल्लों में। एक ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की है। ये भी मैं कोस्को से लाया था, कर्कलैंड का। क्योंकि आपको पता है मैं आमतौर पे बबली पीता हूँ। तो बबली तो स्पार्कल्ड कार्बोनेटेड वाटर होता है, फ्लेवर्ड। ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसकी एडेड एडवांटेज ये है कि ये मीठा भी होता है विदाउट एनी शुगर इन इट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 0 कैलोरीज। तो ये 3 फ्लेवर्स में आता है। ये ब्लैक रास्पबेरी फ्लेवर है, इसके अलावा एक मैंगो ऑरेंज फ्लेवर है, और तीसरा इनका कीवी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब दिस सर्व्स द पर्पस ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक विदाउट आपको कोई भी गिल्ट दिए कि आप कोई शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आई थिंक मैंने तकरीबन ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, $16 का लिया है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा बोतलें हैं। अच्छा, और ये जो है ना, ये बेस्ट किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं। कोस्को पर ड्राई फ्रूट्स की बहुत वैरायटी होती है, लेकिन ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दिस इज़ हनी रोस्टेड नट मिक्स। ये देखें, तो इसमें काजू होते हैं, बादाम और पिस्ता होता है। तो ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा था। सो दिस टू मी इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें एक तो कोई फ्राइड चीज़ नहीं है, ना कोई समोसे, ना पकोड़े, ना जलेबी, ना कचौरी। तो खाना वैसे भी खाने का दिल नहीं करता अगर आपने बहुत फ्राइड आइटम्स खा लिए हुए हों, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये खाएं ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ट्राई कीजिएगा ये चीज़ें। आप बताएं आपको ये अफ्तारी कैसी लगी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह पार्ट 3 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।